हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 11। तो जो हमारा अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गई है, तो जाकर के देख लो। साथ ही साथ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी आगे के कॉन्सेप्ट हैं उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट को लेकर के। आप कहोगे कि मैम प्रॉफिट किसे नहीं पता, प्रॉफिट तो सबको ही पता है। मुझे भी पता है कि प्रॉफिट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाना है ये हमें पता है। 10 की चीज़ 12 में कैसे बेचनी है वो हमें पता है ना। क्योंकि अगर 10 मेरी जो है वो कॉस्ट आई है तो 10 की चीज़ को मैं 10 में तो बेचूंगी नहीं, 10 की चीज़ जो है वो मैं 12 में ही बेचूंगी। 2 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन तो हम कोशिश करेंगे कि हमें मिले ही मिले, है ना। तो जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर, चाहे हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो या सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, तो उससे जो है वो हमारा मोटिव यही होता है कि हम क्या कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बिजनेस, ठीक है। अब मानो हमने सेल ऑफ गुड्स करा है, तो सेल ऑफ गुड्स करने की वजह से मेरे पास क्या जनरेट हुआ है? रेवेन्यू, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी सेल करा तो उससे मेरे पास क्या आया? रेवेन्यू आया है। अब इस रेवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे क्या? एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस माइनस करेंगे? मानो ये जो भी हमने गुड्स को सेल करा है या सर्विसेज को सेल करा है, तो गुड्स और सर्विसेज को सेल तो हमने बाद में करा है ना। पहले इस गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे हमने क्या करे हैं? एक्सपेंस करे हैं, है ना। पहले खर्चा करा है, तब जा कर के इसको सेल करके पैसा आया है हमारे पास। तो जितना भी हमारा रेवेन्यू आया है इसको सेल करके, तो उसमें से वो सारे एक्सपेंसेस जो मैंने इसके पीछे करे थे वो हम कर देंगे माइनस। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा जो अकाउंट्स का फॉर्मूला है वो क्या है? प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारे पास? जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया है उस रेवेन्यू में से जितने भी उसके पीछे एक्सपेंस लगे हैं वो सारे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो अकाउंट्स में हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट को हम वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, एक हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमें कौन से अकाउंट से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। अब ये नहीं बोलना कि मैम ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्योंकि जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने तुम लोगों को समझाया है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं वहाँ से जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो इतना याद हो गया आपको कि प्रॉफिट के 2 पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? तो जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? जो भी रेवेन्यू आपने कमाया है तो वो रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करोगे? डायरेक्ट कॉस्ट। क्या? डायरेक्ट कॉस्ट। बिकॉज जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हमने सेल करी हैं उसको सेल करने के पीछे हमारी कितनी डायरेक्ट कॉस्ट आई है उसको हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या कहता है? टोटल, ठीक है, ऑल ओवर जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया है तो टोटलिटी की बात करता है नेट प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू में से आपने क्या माइनस करना है? टोटल एक्सपेंस, ठीक है। जितना भी आपने टोटल रेवेन्यू कमाया है उस टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। तो जीपी और एमपी में फ़र्क क्या है? जीपी के अंदर से रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। अब कहोगे कि मैम ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो अभी मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझा देती हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके बगैर आप गुड्स को सेल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है गेन्स के बारे में, ठीक है। गेन्स का मतलब क्या हो जाता है? बेनिफिट, ठीक है। अब बेनिफिट जो है या गेन जो है वो किसको कहते हैं? देखो गेन जो होता है ना वो इंसिडेंटल, जैसे कि मानो एकदम से अचानक से आपको कहीं से इनकम आ गई जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था, तो वैसे वाली चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं? गेन कहलाती हैं। तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन
इंसिडेंटल टू बिजनेस के, एकदम से सडनली आपकी डेली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा अगर आपको कोई दूसरे सोर्सेज से एकदम से इनकम आ गई है तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे कि हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, मतलब फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो गेन इज़ इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। तो ये जो गेन है, गेन की वजह से जो है वो क्या इंक्रीज होता है, ओनर्स इक्विटी। मैं तुमको समझा चुकी हूँ, कैपिटल को ही कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। तो इस जाहिर सी बात है ना, अगर फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे से हमारा कैपिटल तो इंक्रीज होगा ही होगा। रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन अदर देन द डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो ये जो फ़ायदा है वो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के अलावा अगर कोई दूसरे सोर्स से इनकम आई है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, गेन है। फ्रॉम इरेग्युलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये जो गेन है वो रोज़ रोज़ नहीं होता है, आपको कभी कभी हो जाता है, तो ये इरेग्युलर है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो अब यहाँ पर ये समझ लो नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है जो बार बार रिपीट नहीं होता है। वंस इन अ वाइल आप कह दो कि हाँ चलो ठीक है, एक बार अगर आपको फ़ायदा हो गया कहीं से तो ठीक है, ये रोज़ रोज़ की आपकी एक्टिविटी नहीं है। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है गेन का, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जैसे आपकी कोई ज़मीन थी, ज़मीन को अगर आपने बेचा तो ज़मीन को जब बेचा आपने तो आपने जितना सोचा होगा कि इस ज़मीन से मुझे इतना पैसा आ जाएगा, बट अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, गेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मशीनरी सेल करी है तो मशीनरी की भी अगर बुक वैल्यू आपकी समझो कि 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब ये 2 लाख की मशीनरी को आपने 2,20,000 में क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है, गेन है। क्या है, गेन। ठीक है, तो समझ में आ गया, गेन का मतलब क्या हो जाता है, एकदम से आपको कहीं से एकदम से बेनिफिट हो गया जो कि आपने सोचा भी नहीं था, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये गेन है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लॉसेस के ऊपर। अब बात कर ली हमने प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा लगा। गेन जो एकदम से मेरे पास कोई दूसरे सोर्सेज से आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो बात करनी ज़रूरी है लॉस के बारे में भी, क्योंकि बिजनेस अगर है तो लॉस भी हमारा हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। रिस्की है बिजनेस, तो रिस्की इसीलिए है बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन से साल में लॉस हो जाए, कौन से साल में प्रॉफिट हो जाए। तो लॉस भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और लॉस भी आप लोगों सबको पता है कि लॉस किसको कहते हैं, लॉस और प्रॉफिट, ये दो चीज़ तो मेरे बच्चों को खूब पता है। ठीक है, तो अगर लॉस की बात करें तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। जैसे कि हमने प्रॉफिट कैसे निकाला था, प्रॉफिट भी बात करता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ। बट अगर मैं लॉस कहूँ तो लॉस भी हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही निकलेगा। बट यहाँ पर आपका रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा। जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है तो हम किस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, लॉस की पोजीशन पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। ठीक है, आपका जो है कैश है या गुड्स है चोरी हो गया, तो क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर में तुमको समझा चुकी हूँ, जो हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अगर उस एरिया से आपको लॉस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई असेट को सेल करा है, ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हुआ है। मानो मशीनरी, जो मैंने तुम लोगों को गेन में एग्जांपल दिखाया था, मशीनरी की बुक वैल्यू अगर मेरी कितनी है 2 लाख, लेकिन इस मशीनरी को मैंने जो है वो सेल करा कितने में, 1,90,000 में। तो ये 10,000 जो है वो मेरा क्या है, गेन है क्या, नहीं ना, बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर, क्या है ये मेरा लॉस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट है परचेजेस के बारे में। तो परचेज किसको कहते हैं, तो अकाउंट्स के अंदर ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो परचेज का मतलब हो जाता है ऐसे कोई भी गुड्स जो हमने खरीदे हैं रीसेल के पर्पज़ से, ठीक है, या ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल जो कि गुड्स की कैटेगरी में ही आता है, रॉ मटेरियल खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो वापस क्या होगा, मार्केट में सेल ही होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, परचेज। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर
रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए या फिर हम खरीद रहे हैं उससे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज। ठीक है, द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो परचेज दोनों तरीके का हो सकता है, कैश में भी परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल परचेज की जब भी बारी आएगी, अगर बात होगी टोटल परचेज कितना हुआ है, तो टोटल परचेज जो है वो कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिलके निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब ले लेते हैं परचेज रिटर्न के बारे में। तो अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न भी है। परचेज रिटर्न क्या हुआ, खरीदा हुआ माल हम वापस कर देंगे। क्यों वापस कर देंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। रीज़न हो सकता है कि डिफेक्टिव है गुड्स, एज पर जो है वो स्पेसिफिकेशन जो मुझे बताई गई थी उस क्वालिटी का गुड्स नहीं है, तो वापस कर देंगे हम। ठीक है, तो परचेज रिटर्न के रीजंस हो सकते हैं। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न, से डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, इस वजह से हमने उसको वापस कर दिया। गुड्स सो रिटर्न, उसको क्या कहा जाता है, खरीदा हुआ माल जब वापस भेज देते हैं हम उसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, या उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हमने खरीदा था हम वापस कर रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। यही नाम जो है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, परचेज रिटर्न को क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न से पहले थोड़ा सेल समझ लें। इसमें भी मुझे लगता नहीं कुछ आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखो सेल्स का क्या मतलब होता है कि जो माल हमने बेचा है उसको सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स करा है, सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। ये कोई लॉजिक है, सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स, ये तो तुम लोगों को पता ही है। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो चलो इसके अंदर कुछ ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करते हैं, ये हमें पता ही है। तो अब आ जाते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है कि बेचा हुआ माल जो है जब हम रिटर्न कर देते हैं, बेचा हुआ माल मेरे पास जब वापस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न के भी जो कुछ ना कुछ रीज़न ही होंगे कि अगर मानो बेचा हुआ माल वापस आया है तो बायर जो है या तो उसको क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं पसंद आई है या डिफेक्टिव होगा इस वजह से आया है। बायर के लिए क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, और सेलर के लिए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर मैं सेलर हूँ, मैंने जो सेल्स करा है उस सेल्स किए हुए गुड्स मेरे पास जब वापस आ रहे हैं, इनवर्ड आ रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न का क्या नाम था, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का क्या नाम है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू तो हमें पता ही है कि जो भी गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो उसके बिहाफ में जो भी हमारे पास रिसीट आती हैं वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन का मतलब वही हो जाता है कि जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, जो मेरा डेली बिजनेस है, जहाँ पर मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ और उससे जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है उसको हम कहेंगे ये मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। तो अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, या तो मैंने कैश में पैसा मेरे पास आ गया है या आने वाला है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, या तो मैं गुड्स सेल कर रही हूँ या सर्विसेज सेल कर रही हूँ या दोनों को ही सेल कर रही हूँ, उससे आने वाला पैसा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्नड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जो आप बिजनेस कर रहे हो। अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, तो वो मेरी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, जिससे आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज़। इट इज़ नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो नेट ऑफ सेल्स रिटर्न अगर मैं बात करूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना हुआ, ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है, जितना भी मैंने सेल करा, सेल से जो है वो मेरे पास रेवेन्यू तो आए, बट इस सेल्स में से कुछ मेरा सेल्स रिटर्न भी आया होगा। हो सकता है ना कि कुछ माल मेरे पास बेचा हुआ वापस आ गया होगा, तो हमारा जो है वो नेट सेल्स कैसे निकलेगा, नेट सेल्स निकलेगा हमारा कैसा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो मैंने सेल करा प्लस जो मेरे सेल्स में से जो मेरे पास रिटर्न होकर के आया, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मिल करके मेरा क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा, कि फाइनली मैंने इतना सामान को बेचा है। क्लियर है,
चलो गुड्स, अब गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स जो है ऐसे कोई भी गुड्स जिसको मैंने ख़रीदा है किस लिए, ताकि मैं उसको क्या करूँगी, रीसेल करूँगी, या तो ऐसे कोई भी रॉ मटेरियल जो कि गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं उससे मैं क्या करूँगी, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे, तो वो सारे जो है वो मेरी कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, गुड्स की कैटेगरी में। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम, फिजिकल आइटम है ना, गुड्स को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर टू बी सोल्ड, कि हमने उसको खरीदा ही इसलिए है ताकि मैं उसको क्या कर दूँ, मार्केट के अंदर सेल कर सकूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेज सच एज टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा, क्या किस कैटेगरी में आएगा, गुड्स है ना। एक एंटरप्राइज है जो इस सब चीज़ों में डील कर रहा है, या तो वो सेल कर रहा है टीवी का, फ्रिज का, एसी का, तो ये सारे उसके लिए क्या कैटेगराइज्ड होंगे, गुड्स। एंड फॉर स्टेशनरी, जो स्टेशनर है उस वो क्या सेल करता है, स्टेशनरी सेल करता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो भी चीज़ों को सेल कर रहा है वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, गुड्स हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हमारा है स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है। अब ये जो स्टॉक या इन्वेंट्री हम किसको कहते हैं, अब जैसे कि मानो ऐसे कुछ गुड्स जो मैंने ख़रीदे भी हैं और जो मैंने सेल भी करे हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो मेरे पास बच भी गए हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, उसको हम कहेंगे ये स्टॉक है या इन्वेंट्री है। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, के मतलब इस डेट के ऊपर ये मेरे जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाए हैं, मेरे पास बच गए हैं, ऐसे गुड्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये मेरे लिए क्या है, स्टॉक है या मेरी क्या है, इन्वेंट्री है, ठीक है। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो दो तरीके का स्टॉक होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस जो मेरे पास स्टॉक है उसको हम कहेंगे ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, वो हम क्लोजिंग मतलब एंड ईयर, क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस मतलब अगर हम जो अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास गुड्स हैं वो कौन से हैं, ओपनिंग स्टॉक, जो मेरा स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक है 1 अप्रैल को, ओपनिंग स्टॉक, और जो मेरा 31 मार्च के पास जो स्टॉक होगा वो मेरा कौन सा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो भी आप करंट अकाउंटिंग पीरियड में हो तो आपका अगर उस साल कुछ स्टॉक अगर बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखो स्टॉक या इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है स्टॉक या इन्वेंट्री को 3 तरीके से हम उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जो आपके पास बच गया है, जो आपका यूज़ नहीं हुआ है, जो अनयूज्ड है, उसको हम कहेंगे ये स्टॉक है या इन्वेंट्री है। दूसरा है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हैं, आपने रॉ मटेरियल्स खरीद रखे हैं, उस रॉ मटेरियल्स को अभी आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करा है, उससे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करी है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देन वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाता है, जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हुआ है बट अभी जो है वो पार्शियल कन्वर्ट हुआ है, फुल फिनिश गुड्स में अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो स्टिल इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो इसको हम कहेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो जब भी अगर आप कहीं पर भी ये वर्ड देखते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री के अंदर, ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो कि है हमारे स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स जिसको हमने रीसेल के लिए लिया है, या स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर अभी हमारे लिए काम आएगा, या वर्क इन प्रोग्रेस जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है फिनिश गुड्स की कैटेगरी में जाने के लिए, तो ये सारे जो है वो हमारे स्टॉक्स के काइंड है, ठीक है। ये सारे वर्ड जैसे जैसे आप आगे चलोगे ये सारे आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे लगता है कि अरे वाह मैं तो अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रो हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट आ जा, ये जितना भी तुम लोगों को साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में क्या करूँ, ठीक है, उसके लिए सिर्फ सॉरी बोल सकते हो, जस्ट इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल।
देखो अब ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्या है, रिसीवेबल का मतलब है आपको इन जगह से पैसे आने हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो जाता है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कि ऐसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने सेल करे हैं तो उसके अगेंस्ट अभी मुझे पैसे आने बाकी हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल जो है वो सम टोटल है किसका, डेटर्स का एंड बिल्स रिसीवेबल का। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिलके क्या बनता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब डेटर्स क्या होता है, डेटर्स भी वही पर्सन है जिससे हमें पैसे अभी लेने बाकी हैं, टू होम वी हैव टू रिसीव द मनी, अभी हमें इसे पैसा लेना है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे डेटर्स हैं। बिल्स रिसीवेबल जो है वो भी क्या है, यहाँ पर से भी हमें पैसा लेना है, तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाता है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल की मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 90 डेज़ की है, मतलब 3 मंथ्स के अंदर जो है यहाँ पर जो भी हमारा बायर है उसको सेलर को पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल को हम डिस्काउंट विद बैंक भी कर सकते हैं जा करके, ठीक है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, तो बैंक जो है इस बिल के बिहाफ पे सेलर को इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ पैसा डिस्काउंट करके पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल कैसे मिलेगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिलके क्या बन जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, याद रखो, ठीक है। दोनों के पास से हमें पैसा लेना है, ये बिल है और ये एक पर्सन है जिसको हमने सेल करा है, एक इंडिविजुअल है जिसको हमने सेल करा है, जिससे हमें भी पेमेंट लेनी बाकी है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेड पेएबल। तो जैसे बिल्स रिसीवेबल है उसी तरीके से ट्रेड पेएबल भी है। पेएबल का मतलब क्या हो जाती है, ये लायबिलिटी है कि अभी तक हमने जिससे पास से उधार पे अगर कोई सामान खरीदा है तो उसको भी पेमेंट मेरी करनी बाकी है। तो ट्रेड पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, हमने खरीदा है उसके अगेंस्ट अभी पैसा देना बाकी है। तो ट्रेड पेएबल जो है वो किस चीज़ का सम टोटल है, क्रेडिटर्स का प्लस बिल्स पेएबल का, ठीक है। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू whom वी हैव टू पे द मनी, हमें जो है वो इनको पैसे देने हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। और बिल्स पेएबल भी जो है वो हमारा बिल है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसकी भी जो है वो मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज़ की है। अगर बिल ड्रॉ हुआ है उसके ऊपर बायर की सिग्नेचर है तो सेलर की भी सिग्नेचर होगी, बायर की भी सिग्नेचर होगी, वो लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है। तो अब इसके बिहाफ पे जो पेमेंट आएगी वो 90 डेज़ के अंदर पेमेंट आनी चाहिए। तो जो हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं वो दो चीज़ों को मिलकर के बनते हैं, एक है क्रेडिटर्स और एक है हमारे बिल्स पेएबल, ठीक है। चलो अब आ जाती हैं बात कॉस्ट की। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कॉस्ट नहीं पता है ना, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ तो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे मेरा कितना खर्चा आया उसी को तो हम कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता आप उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे, क्योंकि प्राइस जो है वो हम प्रॉफिट मार्जिन के साथ रखते हैं ना। अगर 10 की कॉस्टिंग आई है तो 11 में बेचेंगे या 12 में बेचेंगे, लेकिन विदाउट प्रॉफिट तो हम काम नहीं करेंगे। तो कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कि एक गुड्स को हमने खरीदा तो क्या मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं आगे सेल करेंगे तो वो कॉस्ट है। और दूसरा, अगर मैंने एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करा है तो मेरी क्या कॉस्ट आई है, ठीक है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो तुम्हें पता ही है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो भी मेरा खर्चा आया उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट। चलो नेक्स्ट है हमारा वाउचर। तो देखो अब वाउचर जो है वो किसको कहते हैं, वाउचर हमारा क्या है, एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपके पास वाउचर है, बिल है या कैश मेमो है, डेबिट या क्रेडिट नोट है, इसका मतलब है इट इज़ एन एविडेंस कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वाउचर कितनी तरीके के हैं, दो तरीके का है, एक होता है सोर्स वाउचर और एक होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। सोर्स वाउचर क्या है, जैसे कि आपने गए और सामान खरीदा और उस सामान जो आपने खरीदा उसके बिहाफ में आपको जो है वो बिल मिला है ना, तो सोर्स वाउचर किसको कहते हैं, इसी बिल को। तो इट इज़ एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल वाउचर्स आर, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैश मेमो,
ठीक है, जो भी आपको बिल मिला है, इनवॉइस मिली है, बिल रिसीट हुआ है, डेबिट या क्रेडिट नोट है, ये सारे आपके सोर्स वाउचर है। बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि जो हमने मार्केट के अंदर गुड्स खरीदा है, बेचा है, हमारे पास रिसीट है, पूरा बिल है, इनवॉइस है, कैश मेमो है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, सोर्स वाउचर। अब जो सोर्स वाउचर है जो बताता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी से हमारा क्या बनता है, अकाउंटिंग वाउचर। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो अकाउंट्स वाउचर यही कहेंगे कि कौन सा हेड हमारा डेबिट हुआ है, कौन सा हेड हमारा क्रेडिट हुआ है। तो हमारे वाउचर कितनी टाइप के, 2। कौन कौन से, सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर कौन से, जिससे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होने का एविडेंस मिले, जैसे कि कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, डेबिट और क्रेडिट नोट हो गई। और हमारी अकाउंटिंग वाउचर जो है, जहाँ पर कौन से हेड को डेबिट करना है, कौन से हेड को क्रेडिट करना है, तो वो किसके बेसिस पे बनता है, सोर्स वाउचर के बेसिस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या है, हमको खूब पता है डिस्काउंट क्या है। मार्केट में जहाँ डिस्काउंट लगता है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, क्या है, डिस्काउंट। जहाँ पर आपके गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, डिस्काउंट है। तो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट, ठीक है। एक गुड्स की प्राइस में या अमाउंट में अगर कम हो गया है तो वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितनी तरीके का है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कितनी तरीके का डिस्काउंट है, टीडी एंड सीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किस पे मिलता है, बल्क परचेज पे। जैसे कि मानो बायर ने बल्क में परचेज करा है, तो एक साथ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लेने के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट जो है, अगर बायर ने टाइमली पेमेंट करी है तो टाइमली पेमेंट के ऊपर सेलर उसको अगेन जो डिस्काउंट देता है वो कहते हैं हम कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, उसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट कितनी तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब आपने बल्क में क्वांटिटी खरीदी है, कैश डिस्काउंट जब आपने टाइमली पेमेंट करी है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है रीबेट। तो जैसे डिस्काउंट होता है उसी तरीके से रीबेट है। रीबेट का भी मतलब यही है कि जो भी गुड्स है उसकी अमाउंट में अगर रिडक्शन आया है, अगर उसकी अमाउंट कम हो गई है तो वो हम कहते हैं रीबेट भी। बट रीबेट के अंदर और डिस्काउंट में फिर फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि रीबेट जो आपको मिलता है वो रीबेट इसलिए मिलता है ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है तो चलो हम उसको थोड़ा कम प्राइस में भी निकाल देंगे। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर बिल्कुल न्यू है लेकिन थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ है, तो उस डेंट की वजह से उसकी प्राइस कम हुई है, तो वो हम डिस्काउंट नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, रीबेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स की वजह से अगर गुड्स की प्राइस रिड्यूस हो रही है तो वो रीबेट है, ठीक है। चलो बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, जैसे कि डेटर्स हैं, है ना। डेटर्स कौन होते हैं, जिससे हमें अभी पैसे लेने बाकी हैं, हमने उसको जो है वो क्रेडिट पे सेल करा है, बट क्या ज़रूरी है कि ये डेटर्स हमें पेमेंट कर ही देगा। हो सकता है कि ये डेटर्स हमें पेमेंट ना भी करे, ये बोल दे कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं है, मैं कहाँ से ला करके दूँ। तो ऐसे डेटर्स जो है जब पेमेंट नहीं करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमें पैसा लेना था, अब वो मुँह कर गया, उसके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाना पड़ेगा कि ये डेटर जिससे हमें पैसे लेने थे वो क्या कन्वर्ट हो गया, बैड डेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है मैंने तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया हुआ है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती हैं। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर सारे असेट्स की एंड लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती हैं एंड कैपिटल की इंफॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ पर मिलेगी, बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का।
ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। बुक वैल्यू भी हमें पता है कि अगर एक प्रोडक्ट की बुक वैल्यू, जो आज की तारीख में मैंने मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को मैंने खरीदा 2 लाख में, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी रिकॉर्डिंग किस पे हो गई, 2 लाख के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बुक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ असेट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी असेट की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी लिखी है वो कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू है। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कितनी बार मैं तुम लोगों को ये बताऊं, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है, जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं हमने उसको जहां पर भी रिकॉर्ड करा है वो बुक मेरी कौन सी है, बुक्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने मार्केट में बेचे हैं उस गुड्स को सोल्ड करने के पीछे मेरी कॉस्ट कितनी आई है, बिकॉज कॉस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉस्ट ही नहीं पता चलेगा तो आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखोगे वही नहीं पता चलेगा, और प्राइस नहीं पता कर पाओगे तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं पता कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहता है, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड और बोथ। ठीक है, कि एक गुड्स अगर आपने सेल करा है या एक सर्विसेज आप सेल कर रहे हो तो उसके पीछे कितनी कॉस्ट आई है उसको बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड डेबिट। देखो क्रेडिट एंड डेबिट का ना कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि अगर मैं ये अकाउंट बनाती हूँ, ये मानो हमारा अकाउंट है जो कि टी शेप अकाउंट बनता है, तो टी शेप अकाउंट में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है, डेबिट की आइटम, राइट हैंड साइड पे क्या लिखी जाएगी, क्रेडिट की आइटम। तो डेबिट और क्रेडिट को हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेडिशनली जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा है, डेबिट, एंड ट्रेडिशनली जो वो राइट साइड है वो क्या अकाउंट है, क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन ये कहता है कि अगर जो हमने फिक्स्ड असेट्स खरीदे हैं उस फिक्स्ड असेट्स को सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड असेट्स अगर हो रहा है तो वो क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो है वो कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड असेट्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ एन असेट्स। क्योंकि क्यों लगता है डेप्रिसिएशन, क्यों लगाते हैं हम, 3 रीज़न है इसकी। एक तो सबसे पहला रीज़न है ये ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर मैंने आज कोई मशीनरी खरीदी है तो 1 साल के बाद उसकी मशीनरी की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो मुझे मशीनरी की वैल्यू डाउन तो होगी। तो फर्स्ट रीज़न डेप्रिसिएशन का है ऑब्सोलिसेंस, जिसको कहते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, कि एक मशीनरी हो या कोई भी एक असेट हो उसका एक लाइफ पीरियड है ना, कि ये इतने साल तक ही अच्छे तरीके से चलेगी, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, तो वो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। और तीसरा रीज़न है नॉर्मल वियर एंड टेयर। ठीक है, कि अगर कोई मशीनरी हम खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट अगर हम खरीद रहे हैं, हम उसको यूज़ करेंगे तो नॉर्मल वियर एंड टेयर तो होना ज़रूरी है, वो तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एज इट इज़ जिस कंडीशन में मैंने लिया था उस कंडीशन में ही रहेगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे, कोई भी एसेट के पीछे अगर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उसके पीछे 3 रीज़न है। एक तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आउटडेटेड। एक पैसेज ऑफ टाइम है, आफ्टर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है उस मशीनरी की जो भी लाइफ साइकिल है उसके बाद वो जो है वो ख़राब होगा ही होगा, तो वैल्यू उसकी डाउन होगी। और तीसरा, अगर खरीदी है कोई भी मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स तो नॉर्मल वियर एंड टेयर होना तो बेसिक है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटिटी। अब एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी कोई भी बिजनेस एंटिटी, ऐसी कोई भी बिजनेस जिसको हमने इकोनॉमिक मोटिव से कर रहे हैं। इकोनॉमिक मोटिव मतलब पैसा कमाने के मोटिव से अगर मैंने कोई भी बिजनेस करा है तो वो क्या है, एंटिटी है। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पर अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटिटी। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री हो, बजाज ऑटो, मारुति,
टिस्को, ये सारे को हम क्या कहेंगे, एंटिटी हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंट्री। तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितनी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज द एंट्री। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि भैया कंगाल हो गए हम, अब जो है वो मेरे पास आपके डेट्स देने के लिए पैसा है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। जब डेटर आपको पैसा नहीं देता है दैट मीन्स ही इज इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे द मनी, ठीक है। तो आपके डेट आपके पास वापस नहीं आएंगे, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू पे द मनी, ठीक है, कि जो पर्सन या जो एंटिटी आपको अपने डेट्स के लिए पैसा दे सकती हैं, आपका अगर किसी से पैसा लिया है तो यू आर इन अ पोजिशन टू पे द डेट्स, उसको हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपराइटर। चलो यार अभी प्रोपराइटर को क्या समझाना, प्रोपराइटर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, जिसका बिजनेस है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोपराइटर है, ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाता है लास्ट कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट किसको कहते हैं, ये मैं तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर से समझा रही हूँ, तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ खास ऐसा समझाने का नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ से जीपी निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट, और ये जो है हमारी बैलेंस शीट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो इसी को इन तीन अकाउंट को मिलकर के क्या हमारा बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर जो है वो ख़त्म है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने समझा दिए हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान लेने की, वो भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट सिर्फ आपको अकाउंट्स के जितने भी टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, क्या क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे करोगे, पढ़ोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितनी क्लियर ये यहाँ हो जाएगी उतनी ही आगे के टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।